हे नीरज, आज हम इतिहास की उस धुरी पर बात करेंगे जिसने भारत को आधुनिक काल में बदल दिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हाँ, मैंने नाम तो सुना है, लेकिन सही में इसका मतलब क्या था? हाँ, कोई युद्ध नहीं, बस व्यापार की चाह। वो था वास्को द गामा, एक पुर्तगाली नाविक जिसने 1498 में जल मार्ग से भारत के मालाबार तट पर कालीकट से भारत पहुंचने का कारनामा किया। बिल्कुल सही, उसने अरबों और तुर्कों के जरिए चल रहे मसालों के व्यापार को सीधे यूरोप से जोड़ दिया। यही था भारत में यूरोपियों के आगमन की शुरुआत, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। फिर बाकी यूरोपीय देश भी तो आए होंगे। हाँ, जैसे ही पुर्तगालियों को मुनाफा मिलने लगा, बाकी देशों की आंखें खुल गई। सबसे पहले आए डच 1602 में, फिर अंग्रेज 1600 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। हर देश भारत के तटीय इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां और व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाना चाहता था। लेकिन आर्या, ये फैक्ट्रियां असल में क्या थीं? अरे उस वक्त फैक्ट्री का मतलब व्यापारिक गोदाम होता था, जहां से सामान की खरीद फरोख्त होती थी। जैसे पुर्तगाली गोवा, दीव और दमन में बसे, डच मसूलीपट्टनम और कोचीन में, अंग्रेज सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, फ्रांसीसी पांडिचेरी और चंद्रनगर में। फिर तो ये सभी भारत में साथ साथ व्यापार करते होंगे। काश ऐसा होता, लेकिन असल में ये सब एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी बन गए। सबको भारत का व्यापार चाहिए था, मसाले, रेशम, कपास और नीला। मतलब यही वो दौर था जब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाइयां हुई। बिल्कुल, इन्हें एंग्लो फ्रेंच कार्नाटिक वॉर्स कहा गया। 3 बड़ी लड़ाइयाँ, पहली 1740 से 48, दूसरी 1754 से 55 और तीसरी 1756 से 63। इनमें से तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की और भारत में उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगा। मतलब यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। कह सकते हो। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और फिर पूरे भारत पर अपना नियंत्रण जमा लिया। जो सफर वास्को द गामा के समुद्री व्यापार से शुरू हुआ था, वो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर खत्म हुआ। यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं था, वो भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बदलाव की शुरुआत थी। बिल्कुल, पहले मसालों के लिए आए थे, फिर लूट के लिए और अंत में शासन करने लगे। और इसीलिए यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में ये टॉपिक इतना अहम है। क्या अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यूरोपियंस में कौन कौन कब आया? हाँ जरूर, पर मैं स्टूडेंट्स की हेल्प लूंगी। आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए प्लीज। आरव, एग्जाम्स में ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर बहुत बार आता है। क्या तुम मुझे पूरी कहानी समझा सकते हो? जरूर। इन दोनों लड़ाइयों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। पहली लड़ाई, प्लासी की लड़ाई 1757 ने ब्रिटिशों को राजनीतिक प्रभाव दिया और बक्सर की लड़ाई 1664 ने उन्हें प्रशासनिक और राजस्व अधिकार भी दिला दिए। तो 1757 से पहले बंगाल की स्थिति कैसी थी? बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। उपजाऊ भूमि, समृद्ध व्यापार और शांत शासन। यहाँ रेशम, चीनी और हस्तशिल्प जैसे सामान यूरोप तक निर्यात होते थे। मुर्शिदाबाद, ढाका और कलकत्ता जैसे शहर व्यापार के केंद्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में फैक्ट्रियाँ बना ली थीं। और जब कलकत्ता बना, तब उनका पूरा व्यापारिक नेटवर्क तैयार हो गया। लेकिन फिर झगड़ा कैसे शुरू हुआ? कंपनी को टैक्स छूट और व्यापारिक विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिससे बंगाल के नवाबों को नुकसान हुआ। नवाबों को शक होने लगा कि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बनने की योजना बना रहे हैं। जब कंपनी ने फोर्ट विलियम, कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की, तो तनाव चरम पर पहुंच गया। तो फिर सिराजुद्दौला की क्या भूमिका थी? 1756 में अली वर्दी खान की मौत के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। वो युवा था, जोशीला था, लेकिन अनुभव की कमी थी। उसने अंग्रेजों को कलकत्ता से निकालने के लिए फोर्ट विलियम पर हमला किया, लेकिन यही ब्रिटिशों के बदले की शुरुआत थी। फिर 23 जून 1757 प्लासी का मैदान भागीरथी नदी के किनारे, एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की केवल 3,000 सैनिकों की टुकड़ी। और फिर क्या हुआ? ब्रिटिशों ने दरबार में षड्यंत्र रचा। मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य दरबारी पहले ही ब्रिटिशों से मिल चुके थे। युद्ध के दौरान मीर जाफर ने अपनी सेना को लड़ने से रोक दिया। इस विश्वासघात ने सिराज को हरवा दिया और ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया।
प्लासी की जीत के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वो ब्रिटिशों का कठपुतली शासक था। ब्रिटिश अब बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों नियंत्रित कर रहे थे। मतलब कंपनी ने अब सिर्फ व्यापार नहीं, शासन भी शुरू कर दिया था। सही कहा, ये भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत थी। और बैटल ऑफ बक्सर क्या थी? प्लासी के बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन मीर कासिम ने जब ब्रिटिशों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी अपदस्थ कर दिया गया। गुस्से में मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन बना लिया। 1764 में बक्सर के मैदान में ये तीनों शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी। कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये युद्ध पूरी ताकत से लड़ा गया, लेकिन अंत में ब्रिटिशों की ही जीत हुई। फिर ब्रिटिशों ने क्या किया? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिए। अब ब्रिटिश कंपनी को राजस्व, संग्रह और प्रशासन दोनों का अधिकार मिल गया और यहीं से कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध यूपीएससी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्लासी ने ब्रिटिशों को राजनीतिक नियंत्रण दिया, बक्सर ने उन्हें कानूनी और प्रशासनिक अधिकार दिए। इलाहाबाद संधि ने ब्रिटिशों को भारत की आर्थिक नसों पर पकड़ दी। इन युद्धों के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार तेजी से हुआ। तो आरव, ये सिर्फ 2 लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि भारत की किस्मत बदल देने वाले पल थे। सही कहा रिया। प्लासी और बक्सर की जीत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापारी से शासक बना दिया और यहीं से शुरू हुई औपनिवेशिक शासन की कहानी। आर्या, आज इतिहास की क्लास में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट का जिक्र हुआ था। ये असल में था क्या? अच्छा सवाल नीरज, चलो आसान भाषा में समझते हैं। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में की थी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल सेनाओं को हराकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए, यानी राजस्व वसूलने का हक। तो फिर नवाब का क्या काम रह गया? यही तो मजेदार बात थी। कंपनी ने राजस्व तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन प्रशासन का जिम्मा नवाब को छोड़ दिया। इस तरह 2 तरह का शासन बन गया, इसलिए इसे डुअल गवर्नमेंट कहा गया। मतलब कंपनी पैसे लेती थी और नवाब सिर्फ नाम के शासक थे। बिल्कुल सही। कंपनी दीवान बनी जो राजस्व वसूलती थी और नवाब निजाम कहलाए जो प्रशासन चलाते थे, लेकिन असली ताकत पूरी तरह कंपनी के पास थी। अच्छा, लेकिन क्लाइव ने ऐसा क्यों किया था? क्लाइव और कंपनी प्रशासनिक बोझ नहीं उठाना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन कमाना था। इसलिए उन्होंने राजस्व और प्रशासन को अलग अलग कर दिया, ताकि फायदा उनका हो और जिम्मेदारी दूसरों की। फिर इसका असर क्या हुआ? बहुत बुरा असर पड़ा। प्रशासन कमजोर हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, किसानों और व्यापारियों का शोषण हुआ, बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और 1770 का भयंकर अकाल भी इसी का नतीजा था। ओह, यानी जनता पर इसका सीधा असर पड़ा। हाँ नीरज, कंपनी ने अकाल के समय भी राजस्व वसूलना बंद नहीं किया। लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट की चिंता थी। फिर ये शासन खत्म कब हुआ? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। उसने कंपनी को सीधे प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी, यानी अब बंगाल में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। तो कह सकते हैं कि ये भारत में ब्रिटिश शासन की असली शुरुआत थी? बिल्कुल। डुअल गवर्नमेंट ने ब्रिटिशों को बंगाल की सत्ता का पूरा रास्ता दिखा दिया। यहीं से उनके साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। वाह आर्या, अब तो सब कुछ साफ समझ में आ गया। राजस्व कंपनी का, शासन नवाब का और नुकसान जनता का। बिल्कुल सही कहा नीरज, यही थी डुअल गवर्नमेंट प्रणाली की असली कहानी। आर्या, मैंने आज एंग्लो मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ा, पर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, ये असल में थे क्या? अच्छा सवाल है आर्या। एंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच हुए 4 बड़े युद्ध थे। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के अंत में हुए थे। 4 युद्ध? इन्हें किसने लड़ा था ब्रिटिशों के खिलाफ? शुरुआत में हैदर अली ने ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा संभाला था और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी। तो पहला युद्ध कब और क्यों हुआ था? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। हैदर अली की शक्ति बढ़ रही थी, जिससे ब्रिटिश डर गए। युद्ध के अंत में मद्रास की संधि यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। दूसरा युद्ध थोड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल।
दूसरा युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इस बार टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों को कई जगहों पर हराया, जैसे पॉलीलूर की लड़ाई। अंत में दोनों पक्षों ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तीसरे युद्ध में क्या हुआ था? तीसरा युद्ध 1790 से 1792 तक चला। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला किया, जो ब्रिटिशों का साथी था। फिर ब्रिटिशों, मराठों और निजाम ने मिलकर टीपू को हराया। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा। और चौथे युद्ध में? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस बार ब्रिटिशों ने पूरी ताकत से हमला किया। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम किले में शहीद हो गए। इसके बाद मैसूर राज्य पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो गया। यानी इन युद्धों के बाद मैसूर की आज़ादी खत्म हो गई? हाँ बिल्कुल। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ब्रिटिशों ने वहां एक कठपुतली राजा बिठा दिया और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब समझ आया, एंग्लो मैसूर युद्ध सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक अहम अध्याय थी। सही कहा आर्या। टीपू सुल्तान और हैदर अली ने ब्रिटिशों के खिलाफ बहादुरी और रणनीति की मिसाल कायम की थी। आर्या, नीरज, आज मैं बार बार मराठा साम्राज्य के बारे में सुन रही हूँ। ये असल में कब शुरू हुआ था? बहुत अच्छा सवाल आर्या। मराठा साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। उन्होंने न सिर्फ एक राज्य बनाया, बल्कि स्वराज्य और हिंदवी स्वराज्य का सपना भी दिया। तो शिवाजी महाराज ने इतनी ताकत कैसे हासिल की? उन्होंने अपनी शक्ति गुरिल्ला युद्ध नीति और प्रशासनिक कुशलता से बढ़ाई। उनका प्रशासन अष्टप्रधान परिषद पर आधारित था, जिसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, पंडितराव और मंचलस शामिल थे। यानी वो न सिर्फ योद्धा थे, बल्कि बहुत अच्छे प्रशासक भी। बिल्कुल। उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया, समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना बनाई और स्थानीय जनता का विश्वास जीता। फिर मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना मुगल सत्ता के विस्तार से टकरा गया था। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन मराठे उनके मरने तक लड़ते रहे। तो क्या मराठों ने मुगलों को हरा दिया था? पूरी तरह नहीं, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और मराठों ने तेजी से विस्तार किया। मैंने पेशवा बाजीराव का नाम सुना है, वो कौन थे? हाँ, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध पेशवा थे। उनका नारा था मराठा साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैलाना। उन्होंने दिल्ली तक अपनी शक्ति का परिचय दिया। वाह, यानी मराठों ने दक्षिण ही नहीं, उत्तर भारत में भी अपना प्रभाव फैलाया। बिल्कुल। बाजीराव ने मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात तक मराठा सत्ता को मजबूत किया। उनकी युद्ध नीति तेजी, आश्चर्य और मनोवैज्ञानिक दबाव पर आधारित थी। तो फिर मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली होकर भी कमजोर कैसे पड़ा? इसका कारण था तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761। मराठों के नेता सदाशिवराव भाऊ और विश्वसनीय अब्दाली की सेना के बीच ये भीषण युद्ध हुआ। मराठों को यहाँ बड़ी हार मिली। क्या इस हार के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं, लेकिन उनकी ताकत काफी कमजोर हो गई। फिर भी माधवराव प्रथम के समय मराठा शक्ति ने फिर से उभरना शुरू किया। और फिर अंग्रेजों का दौर आया, है ना? हाँ, मराठे और अंग्रेजों के बीच 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए। पहला युद्ध 1775 से 82, इसमें मराठों ने ब्रिटिशों को हराया। दूसरा युद्ध 1803 से 1805, इसमें ब्रिटिशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। तीसरा युद्ध 1817 से 1819, इसमें मराठों की हार हुई और 1818 में मराठा साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। यानी मराठों ने 150 साल तक भारतीय राजनीतिक इतिहास को प्रभावित किया। बिल्कुल आर्या। उन्होंने न केवल युद्ध लड़े, बल्कि प्रशासन, संस्कृति और स्वराज्य की भावना को भी जन्म दिया। मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में समझ तो लिया, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था बहुत जटिल लगती है। क्या तुम समझा सकते हो कि उनका प्रशासन कैसे चलता था? बिल्कुल आर्या। मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना बहुत ही संगठित और आधुनिक थी। शिवाजी महाराज ने इसे जनता के लिए शासन बनाने का सपना देखा था। सजा और अष्टप्रधान परिषद। तो सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर थे राजा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन वे सब कुछ अकेले नहीं करते थे। उन्होंने अपने काम बांटने के लिए अष्टप्रधान परिषद बनाई थी, यानी 8 मंत्री। 8 मंत्री कौन कौन से? पेशवा, राज्य के प्रधानमंत्री,
अमात्य, वित्त और लेखा विभाग के प्रमुख, सचिव सारे सरकारी आदेश तैयार करते थे। सुमंत विदेशी मामलों के लिए, सेनापति सेना का प्रमुख, न्यायाधीश कानून और न्याय व्यवस्था, पंडित राव धार्मिक कामकाज, मंचलिस भूमि कर और राजस्व देखता था। और क्या केवल राजधानी में ही शासन चलता था या पूरे राज्य में अलग अलग अधिकारी थे? बहुत अच्छा सवाल आर्या। मराठा शासन बहुत व्यवस्थित था। राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का प्रमुख होता था सूबेदार। और गांव स्तर पर कौन होता था? हर गांव में 2 मुख्य अधिकारी, पटेल जो गांव का मुखिया होता था, कुलकर्णी जो हिसाब किताब रखता था। दोनों मिलकर कर वसूलते और विवाद सुलझाते थे। तो मराठों की प्रशासनिक प्रणाली में क्या खास था? सबसे खास बात थी लोक सहभागिता। शिवाजी महाराज जनता की राय को महत्व देते थे। उनके शासन में न्याय, सुरक्षा और पारदर्शिता बहुत अहम थी। साथ ही उन्होंने नौसेना भी बनाई ताकि समुद्री क्षेत्रों की रक्षा हो सके। अब समझ आया, मराठों का प्रशासन केवल शक्ति पर नहीं बल्कि संगठन और नीति पर टिका था। सही कहा आर्या। मराठा साम्राज्य ने दिखाया कि अगर शासन न्यायपूर्ण और संगठित हो तो कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। सच में शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, वे भारत के पहले लोकप्रिय शासक थे। आर्या कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन प्रोमिनेंट मराठा रूलर्स आफ्टर शिवाजी तो मुझे समझा सकते हो? तो सबसे पहले कौन राजा बने? संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। वे बेहद साहसी और विद्वान थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ा, लेकिन 1689 में उन्हें औरंगजेब ने पकड़ लिया और उन्हें वीरगति मिली। यानी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मराठा स्वराज्य की रक्षा की। बिल्कुल। संभाजी के बाद कौन आए? उनके छोटे भाई राजाराम महाराज। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा और जिंजी किला तमिलनाडु से शासन चलाया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने मोर्चा संभाला। वाह, एक वीरांगना भी मराठा इतिहास का हिस्सा रही। हाँ, ताराबाई ने 1707 तक औरंगजेब के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किया और स्वराज्य को जीवित रखा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में शाहू महाराज शिवाजी के पोते सत्ता में आए। उन्होंने युद्ध से थक चुकी मराठा राजनीति को स्थिर करने का काम किया। उन्होंने शासन की जिम्मेदारी पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दी। यहीं से शुरू हुआ पेशवाओं का युग। यानी अब सत्ता राजा के बजाय पेशवाओं के हाथ में आने लगी। बिल्कुल सही कहा आर्या। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। साहिब, पेशवाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सबसे प्रसिद्ध थे बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। उन्होंने दिल्ली तक मराठा सेना पहुंचाई और मुगल सत्ता को चुनौती दी। उनका नारा था मराठा साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैलाना। और उनके बाद उनके पुत्र नाना साहिब यानी बालाजी बाजीराव ने शासन संभाला। उनके समय में मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई में उन्हें अहमद शाह अब्दाली से भयंकर हार का सामना करना पड़ा। क्या उस हार के बाद मराठा शक्ति खत्म हो गई? नहीं, माधवराव प्रथम ने 1761 से 1772 तक मराठा शक्ति को फिर से संगठित किया और राज्य में स्थिरता लाई। लेकिन बाद में आंतरिक कलह, ब्रिटिश हस्तक्षेप और एंग्लो मराठा युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और आखिर में कब खत्म हुआ मराठा साम्राज्य? 1818 में, जब तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं से मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। तो शिवाजी महाराज से शुरू हुई कहानी 1818 तक चली, यानी लगभग 150 साल। हाँ आर्या, ये 150 साल भारत के संघर्ष, स्वाभिमान और संगठन की मिसाल हैं। मराठा साम्राज्य ने भारतीय स्वतंत्रता की भावना को जिंदा रखा और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। सच कहा नीरज, मराठा इतिहास भारत की बहादुरी की आत्मा है। नीरज, मैंने आज चौथ और सरदेशमुखी के बारे में पढ़ा। ये मराठा शासन की बहुत महत्वपूर्ण कर व्यवस्था थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। चौथ का मतलब था कुल राजस्व का 1/4 यानी 25% हिस्सा, जो मराठाओं द्वारा उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जो उनके सीधे नियंत्रण में नहीं थे। सही कहा, ये कोई सामान्य भूमि कर नहीं था, बल्कि एक तरह का सुरक्षा शुल्क यानी प्रोटेक्शन फीस था। अगर कोई क्षेत्र मराठों को चौथ दे देता था तो उन्हें मराठा छापों से सुरक्षा मिल जाती थी। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% कर था जो चौथ के ऊपर वसूला जाता था। शिवाजी इसे अपने वंशानुगत अधिकार के रूप में मानते थे, क्योंकि सरदेशमुख का अर्थ ही होता है प्रदेश का मुखिया या प्रमुख अधिकारी। यानी दोनों मिलाकर चौथ यानी 25% राजस्व कर
और सरदेशमुखी 10% अधिभार मराठाओं के लिए बहुत बड़ा राजस्व स्रोत बन गए थे। बिल्कुल, इन करों की मदद से मराठा सेना को आर्थिक शक्ति मिली और उन्होंने अपने प्रभाव को पूरे दक्कन और उत्तरी भारत तक फैलाया। और ये भी दिलचस्प है कि कभी-कभी मुगलों ने खुद इन करों को मान्यता दे दी थी। जैसे शाहू जी को मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया था। बदले में वे मुगलों को सैन्य सहायता देते थे। इसका मतलब है कि चौथ और सरदेशमुखी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक उपकरण भी थे, जिनके जरिए मराठाओं ने अपना प्रभाव और प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही कहा नीरज। अब समझ आया कि ये व्यवस्था मराठा साम्राज्य की रीढ़ क्यों मानी जाती थी। नीरज, यूपीएससी के इतिहास में भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्या तुम बताओ? हाँ, ये लड़ाई 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा नामक स्थान पर लड़ी गई थी। ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा थी। लड़ाई किनके बीच थी? ये भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व वाले मराठा सेना के बीच हुई थी। अंग्रेजों की सेना इतनी छोटी थी, फिर भी क्या हुआ? हाँ, कंपनी की सेना में लगभग 800 सैनिक थे, जिनमें से कई महार समुदाय के थे। दूसरी ओर पेशवा की तरफ बड़ी संख्या में सैनिक थे। लड़ाई का परिणाम क्या रहा? कंपनी की सेना ने अपनी स्थिति को मजबूत रखते हुए पेशवा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। परिणामतः ब्रिटिश को विजय मिली। इस लड़ाई का महत्व क्यों है? कई कारण हैं। ब्रिटिश प्रभुत्व, ये लड़ाई पेशवा शासन के पतन की दिशा में एक निर्णायक कदम थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को मजबूत किया। दलित गौरव का प्रतीक, खासकर महार समुदाय के सैनिकों की बहादुरी के कारण ये भारत में दलित इतिहास का प्रतीक बन गई। यादगार स्तंभ कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनाया गया, जिस पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित हैं। क्या ये आज तक चर्चित है? हाँ, आज भी हर साल 1 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग यहाँ विजय स्तंभ पर जाते हैं। ये दलित सशक्तिकरण और सामाजिक अन्याय के खिलाफ इतिहास का प्रतीक माना जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं, बिल्कुल, भीमा कोरेगांव की लड़ाई न सिर्फ एक सैन्य संघर्ष थी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता और मराठा शासन के संघर्ष से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में भी प्रसिद्ध है। What do you think was the most important significance of the Battle of Bhima Koregaon? Write your answer in the comments below. Let's see how many of you get it right. ईरज, मैंने आज एंग्लो सिख युद्धों के बारे में पढ़ा। क्या तुम बता सकते हो ये युद्ध कब और क्यों हुए थे? हाँ बिल्कुल, एंग्लो सिख युद्ध 2 बड़े युद्ध थे जो सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए थे। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ और पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ये युद्ध कब कब हुए थे? पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ था और दूसरा युद्ध 1848 से 1849 के बीच लड़ा गया था। पहले युद्ध का कारण क्या था? 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। अंदरूनी सत्ता संघर्ष और ब्रिटिशों के बढ़ते प्रभाव से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ा, जिसके चलते युद्ध शुरू हुआ। पहले एंग्लो सिख युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में कई बड़ी लड़ाइयां हुईं। हालांकि सिख सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन अंदरूनी मतभेदों और कुछ नेताओं के विश्वासघात की वजह से वे हार गए। युद्ध का अंत मार्च 1846 में लाहौर की संधि यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर से हुआ। इस संधि में सिखों को अपना क्षेत्र और धन दोनों खोना पड़ा। और दूसरा युद्ध कैसे शुरू हुआ? लाहौर संधि के बाद भी असंतोष जारी रहा। 1848 में मुल्तान में विद्रोह भड़क गया और जल्द ही ये दूसरा एंग्लो सिख युद्ध बन गया। 1849 में ब्रिटिशों ने निर्णायक जीत हासिल की और पंजाब को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी इन युद्धों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिख साम्राज्य का अंत हो गया और पंजाब ब्रिटिशों के नियंत्रण में चला गया। इससे ब्रिटिश शासन की ताकत पूरे भारत में और मजबूत हो गई और आगे चलकर 1857 की क्रांति से पहले उनका शासन पूरी तरह स्थापित हो गया। बहुत बढ़िया ईरज। तो संक्षेप में? हाँ, बस इतना याद रखो, 2 युद्ध 1845 से 46 और 1848 से 49, ब्रिटिशों की जीत, लाहौर की संधि और पंजाब का विलय यानी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ये 4 बातें इन युद्धों की मुख्य पहचान हैं। नीरज, आज हम बात करेंगे महाराजा रंजीत सिंह की, जिन्हें शेरे पंजाब यानी लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। वे भारत के इतिहास के सबसे महान और सफल शासकों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल, महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, अब पाकिस्तान में हुआ था।
कम उम्र में ही उन्होंने अपने मिस्ल यानी सिख संघ की बागडोर संभाली और आगे चलकर सिख साम्राज्य की स्थापना की। उस समय पंजाब कई छोटे छोटे सिख मिसलों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह ने इन सभी को एकजुट करके एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। हाँ, और 1799 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया, जो आगे चलकर उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। 1801 में उन्होंने स्वयं को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी सेना का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी। उन्होंने यूरोपीय सेनापतियों की मदद से सिख सेना को आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों से लैस किया। इसका परिणाम ये हुआ कि सिख सेना उस समय एशिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई। इसी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के जीवन काल में कभी भी पंजाब पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। इसमें लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर जैसे क्षेत्र शामिल थे। उनका शासन खैबर दर्रे से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ था। सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, वे एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य भी करवाए, जैसे हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को सोने से मढ़वाया, जो आज भी उनकी सबसे प्रसिद्ध देन मानी जाती है। बिल्कुल, वे कला, शिक्षा और स्थापत्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके शासन में पंजाब ने आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से प्रगति की। दुर्भाग्य से 27 जून 1939 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, जिससे अंततः 1845-49 एंग्लो सिख वॉर्स हुए और 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। सही कहा, उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और अंततः ब्रिटिशों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो नीरज, निष्कर्ष यही है कि महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सिखों को एकजुट किया, सेना को सशक्त बनाया और धर्मनिरपेक्ष शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी विरासत आज भी पंजाब और भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। नीरज, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे युद्ध की बात करेंगे, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 to 1816, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल आर्या, ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शाह वंश के बीच लड़ा गया था। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के शुरुआती चरणों में से एक था। युद्ध से पहले नेपाल बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। पृथ्वी नारायण शाह के समय में नेपाल एकीकृत हुआ और फिर उसने सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल जैसे क्षेत्रों तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी थीं। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित हो गई। हाँ, और विवाद का मुख्य कारण था सीमा क्षेत्र, खासकर तराई यानी बुटवल और अन्य इलाकों को लेकर। ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें नेपाल से होकर तिब्बत और चीन के व्यापार मार्गों तक पहुंच मिले, लेकिन नेपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। और फिर अप्रैल 1814 में ब्रिटिशों ने औपचारिक रूप से नेपाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। शुरुआत में ब्रिटिशों को लगा कि यह युद्ध आसान होगा, लेकिन नेपाल की गोरखा सेना ने अद्भुत साहस और कुशलता से मुकाबला किया। बिल्कुल आर्या, हिमालयी इलाकों की पहाड़ी भूस्थिति, संकरी घाटियां और ऊंचे किले, इन सब ने नेपाल को रणनीतिक बढ़त दी। ब्रिटिश सेना के लिए तोपखाने और रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ समय बाद सर डेविड ऑस्टलोनी जैसे ब्रिटिश सेनापतियों ने धीरे धीरे मोर्चा संभाल लिया और नेपाल की सेना को पीछे धकेला। अंततः 1816 में ये युद्ध सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में रही। हाँ, उस संधि के अनुसार नंबर 1, नेपाल को कुमाऊं, गढ़वाल और तराई का बड़ा हिस्सा ब्रिटिशों को सौंपना पड़ा। नंबर 2, नेपाल ने सिक्किम पर अपने दावे वापस ले लिए। और नंबर 3, ब्रिटिशों को काठमांडू में अपना रेजिडेंट यानी दूत रखने की अनुमति दी गई। लेकिन एक बात बहुत खास रही, नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई। हालांकि उसे भूमि का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं गया। और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशों को गोरखा सैनिकों की बहादुरी का एहसास हुआ। युद्ध खत्म होते ही उन्होंने गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जो परंपरा आज भी भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में जारी है। सही कहा आर्या। तो कुल मिलाकर एंग्लो नेपाल युद्ध का कारण था सीमा विवाद और ब्रिटिश विस्तारवाद, परिणाम था सुगौली की संधि और प्रभाव था गोरखा सैनिकों की बहादुरी का विश्व भर में सम्मान। तो बच्चों, जरा आप सोचिए, ये युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं था, बल्कि ब्रिटिश विस्तार और स्थानीय संप्रभुता की एक परीक्षा थी।
अब देखते हैं आप में से कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। किस वर्ष एंग्लो नेपाल युद्ध शुरू हुआ और किस संधि के साथ समाप्त हुआ? Subscribe to the channel and like this video. Don't forget to click the bell. Thanks. नीरज, आज हम बात करेंगे एंग्लो बर्मीज युद्ध की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अब के बर्मा के बीच लड़े गए थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। एंग्लो बर्मीज युद्धों की शुरुआत 1824 में हुई थी और ये अनेक चरणों में लड़े गए। इनका मुख्य कारण ब्रिटिशों की बड़ी व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, खासकर बंगाल की सुरक्षा और म्यांमार के संसाधनों पर नियंत्रण। सबसे पहले पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ, जो 1824 से 1826 तक चला। इस युद्ध की शुरुआत ब्रिटिशों और म्यांमार के बीच तकरार के कारण हुई, जिसमें ब्रिटिश चाह रहे थे कि बंगाल की पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित रखें और बर्मा की सेना को कमजोर करें। पहले युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बेहतर सेना और संसाधनों का उपयोग कर बर्मा को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप पहली संधि यानी ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826 में हुई, जिसमें बर्मा को भारी वजीफा देना पड़ा और कई क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा। हाँ, ट्रीटी ऑफ यांडेबो के तहत बर्मा को अधिरा के पूर्वी इलाकों पर नियंत्रण छोड़ना पड़ा और उन्हें भारी आर्थिक हर्जाना देना पड़ा। इसका असर बर्मा की आर्थिक और सैन्य शक्ति पर बहुत गहरा पड़ा। इसके बाद ब्रिटिशों और बर्मा के बीच दूसरा युद्ध यानी 1852-53 भी हुआ। इस युद्ध की पृष्ठभूमि पहले युद्ध के बाद उत्पन्न राजनीतिक तनाव था। बर्मा ने ब्रिटिश प्रभाव को चुनौती दी और सीमा पर टकराव बढ़ गया। दूसरे युद्ध में भी ब्रिटिशों की विजय हुई और उन्होंने बर्मा के कुछ और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इससे ब्रितानी प्रभाव और अधिक मजबूत हुआ और बर्मा की सत्ता कमजोर होती गई। और फिर तीसरा युद्ध यानी 1885-86 हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने पूरी बर्मा सत्ता को ही अपने नियंत्रण में ले लिया। इस युद्ध के बाद बर्मा को पूरी तरह ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया। तो कुल मिलाकर एंग्लो बर्मीज युद्धों के 3 चरण थे: 1824-26, 1852-53, 1885-86 और अंत में पूरा बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। ये युद्ध ब्रिटिशों के दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ते प्रभाव और संसाधनों की लालसा का भी प्रतीक था। इन युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्य को न केवल भारत बल्कि म्यांमार तक फैला दिया। तो बच्चों, अब बताओ, पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध किस वर्ष शुरू और किस वर्ष समाप्त हुआ और इसके बाद किस संधि के तहत बर्मा को नुकसान उठाना पड़ा? कमेंट में अपने उत्तर लिखना ना भूलें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट करना मत भूलिए। Subscribe to the channel and like this video. Don't forget to click the bell. Thanks. नीरज, आज हम एंग्लो अफगान युद्ध पर चर्चा करेंगे। ये आधुनिक भारतीय इतिहास में भू राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल, ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच 3 बार लड़े गए 19वीं और 20वीं सदी में। इसका उद्देश्य भारत को रूस की बढ़ती ताकत से सुरक्षित रखना था। सबसे पहले पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1839 और 1842 में। ब्रिटिशों ने अफगान राजा को हटाकर अपना पसंदीदा शासक शाह शुजा को वापस सिंहासन पर बैठाया, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध और कठिन मौसम के कारण ब्रिटिश सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अगला दूसरा युद्ध 1878 से 1880 ब्रिटिशों की रूसी प्रभाव से निपटने की नीति के चलते हुआ। इस युद्ध के दौरान ट्रीटी ऑफ गंदमक 1879 हुआ, जिसके तहत ब्रिटिशों को अफगानिस्तान के विदेश मामलों पर प्रभाव मिला और एक ब्रिटिश प्रतिनिधि काबुल में नियुक्त हुआ। और अंत में तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में शुरू हुआ, जब अफगानिस्तान ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के साथ अफगानों को विदेश नीति और संप्रभुता की आज़ादी मिल गई और ब्रिटिश प्रभाव कम हो गया। देखो, इस युद्ध की खास बात यह है कि ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा था, जहां ब्रिटेन और रूस दोनों भारत के नज़दीकी पड़ोसी देशों पर असर दिखाना चाहते थे। बिल्कुल, और अफगानिस्तान की कठोर भू राजनीति, पहाड़ियाँ, जनजातियाँ और स्वराज्य की भावना ने ब्रिटिशों के लिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना कठिन बना दिया। तो बच्चों, अब आप बताओ, पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस वर्ष शुरू और किस वर्ष समाप्त हुआ, और साथ में ट्रीटी ऑफ गंदमक किस युद्ध के दौरान हुई थी? कमेंट में अपना उत्तर लिखना मत भूलो। हिस्ट्री आसान नहीं, मगर समझना मजेदार। Subscribe to the channel and like this video. Don't forget to click the bell. Thanks.